हाँ तो बेटा, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब यूनिट सेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको इस टॉपिक से क्लियर हो जानी है। और जैसे ही ये टॉपिक क्लियर होगा आपका, तो आप यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट सेल के अंदर हम एज लेंथ निकाल सकते हैं। टोटल इफेक्टिव एटम्स मींस जेड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मास एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस मास ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो सबसे पहले इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आएगा। न्यूमेरिकल का नाम अगर आता है इस यूनिट में, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का जो नाम आएगा वो इस यूनिट सेल से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आता है। बेसिकली तो इसी से आता है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, हमने इस यूनिट के अंदर क्या कैलकुलेट करना है बेटा। यूनिट सेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारा कुछ इस टॉपिक से आपका क्लियर हो जाना है। तो सबसे पहले इसमें आता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और डेंसिटी का सिंबल होता है बेटा रो। क्या होता है? रो। तो ध्यान रखना है, रो होता है, रो बोलते हैं इसको। ये जो डेंसिटी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है रो, ये डेंसिटी कैसे निकलती है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई डेंसिटी वैसे तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां मास ऑफ यूनिट सेल होगा फिर, और वॉल्यूम भी किसका होगा? यूनिट सेल का, ठीक है। और आगे देखो, हियर मास ऑफ यूनिट सेल, जो ये मास ऑफ यूनिट सेल है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये वाला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हियर मास ऑफ यूनिट सेल, ये निकलता है हमारा कैसे? टोटल इफेक्टिव एटम मतलब जेड वैल्यू इनटू में मास ऑफ ईच एटम। ये आएगा वो आपका मास ऑफ ईच एटम। डेंसिटी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे बेटा? मास ऑफ यूनिट सेल इज the total number of atoms within the unit cell and mass of each atom। की एक यूनिट सेल में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे और उन हर एक एटम का क्या चाहिएगा? मास चाहिएगा। तो क्या निकल के आएगा? मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना बेटा। और ये जो हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और जेड इनटू में स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या डिनोट कर रहा है बेटा? यहाँ मास ऑफ ईच एटम। ये किसकी वैल्यू हो गई? आपकी रो की, ठीक है। किसकी वैल्यू हो गई? रो मींस डेंसिटी की। तो यहाँ अब हम मास ऑफ ईच एटम की बात आती है। ये मास ऑफ ईच एटम कैसे निकलेगा? ठीक है बेटा, देखो यहाँ वेयर मास ऑफ ईच एटम मतलब स्मॉल एम हम कहां से निकाले, कैसे निकाले? तो इसके लिए फॉर्मूला, ये मास ऑफ ईच एटम कैसे निकलता है, जैसे 9th और 10th में पढ़ा होगा आपने, 11th में भी है इसके न्यूमेरिकल्स। वो आएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन में, एटॉमिक मास अपॉन में अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं बेटा? मास ऑफ ईच एटम, एटॉमिक मास अपॉन में अवोगाड्रोस नंबर। और हम दिखा सकते हैं स्मॉल एम इक्वल्स टू, एटॉमिक मास को डिनोट करेंगे कैपिटल एम से और अवोगाड्रोस नंबर को एन नॉट से। ध्यान होगा आपको बेटा, अवोगाड्रोस नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन नॉट से, ठीक है।
अवोगाड्रोस लॉ में बताया था, 11th में पढ़ा होगा अवोगाड्रोस लॉ, वेयर अवोगाड्रोस नंबर हैव ए डेफिनिट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो वही अवोगाड्रोस नंबर एन नॉट हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम दोबारा से देखो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं हम, Z इंटू में M वैल्यू होगा, Z टोटल इफेक्टिव एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, M क्या होगा मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, और मास ऑफ ईच एटम कैसे निकलता है, स्मॉल m मतलब एटॉमिक मास अपॉन में अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब ये जो स्मॉल m की वैल्यू है, ये वाली स्मॉल m की वैल्यू है ये वाली, इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ रख सकता हूँ बेटा। मैं क्या निकाल रहा था यहाँ, मास ऑफ ईच एटम, यहाँ स्मॉल m आएगा ना, मास ऑफ ईच एटम आएगा ना बेटा, दिस इज मास ऑफ ईच एटम, इट इज इक्वल टू Z अपॉन M, मतलब ये वाली वैल्यू थी Z अपॉन M, Z इंटू में M। M की वैल्यू हमने क्या निकाली, कैपिटल M अपॉन में N नॉट। तो मास ऑफ ईच एटम क्या हो गया, Z इंटू में कैपिटल M अपॉन में N नॉट। ठीक है बेटा, नाउ क्या मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, नाउ मास ऑफ यूनिट सेल, ये कितना निकला बेटा, Z इंटू में मास ऑफ ईच एटम कितना आया है, कैपिटल M अपॉन में N नॉट, तो कैपिटल M अपॉन में N नॉट। बेटा आगे बात समझ में, ये तो हमने निकाल ली यहाँ किसकी, मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, ये काम खत्म हो गया। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये क्या होता है, लेंथ का क्यूब बेटा, लेंथ का क्या हो जाएगा क्यूब, और लेंथ क्या मानी थी हमने a, मीन्स a क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा a क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बेटा, a क्यूब। क्लियर ना मेरी बात। तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी हम निकाल लेते, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू द मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल ये हो गया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हम दोनों, इसकी वैल्यू दोनों, ये दोनों पुट कर देंगे यहीं पे। तो देखिए आगे, तो आ जाएगा रो इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल कितना बेटा, Z इंटू में कैपिटल M अपॉन में N नॉट, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, A क्यूब, और A क्यूब भी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहां लिख देंगे A क्यूब। ठीक है भाई, A क्यूब नीचे आएगा, A क्यूब यहाँ आएगा, तो ये यहीं पे तो आ जाएगा मल्टीपल में, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं नीचे, A क्यूब। ठीक है, A क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर इसकी यूनिट देखें, Z तो क्या होता है, यूनिट लेस है, N भी यूनिट लेस लेना है, तो M और A के बीच में यूनिट आएगी। ठीक है, M होगा यहाँ पर ग्राम में, और एज लेंथ किस में होती है बेटा, सेंटीमीटर या मीटर में। तो ध्यान रखना, अगर M ग्राम में दे रखा है तो एज लेंथ को किस में लेना होगा, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। बेटा आगे बात समझ में नहीं आई, ध्यान रखना है आपको। ये आ गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या आ गया बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू Z वैल्यू। Z वैल्यू इज द टोटल इफेक्टिव एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद इन द यूनिट सेल। जैसा कि हम जानते हैं, सिंपल में Z की वैल्यू 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, और फेस सेंटर्ड में Z की वैल्यू कितनी होती है, 4। M पर आओ, M क्या है यहाँ बताइए बेटा, मास ऑफ, बताओ M क्या है, एटॉमिक मास। क्या है बेटा, M एटॉमिक मास। A क्या है यहाँ, एज लेंथ, और N नॉट क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर M की वैल्यू न्यूमेरिकल में ग्राम में दे रखी है तो एज लेंथ को आपको सेंटीमीटर में ले जाना होगा। ठीक है, अगर M की वैल्यू किलोग्राम में दे रखी है, ध्यान रखना है, अगर M की वैल्यू किलोग्राम में है तो
एज लेंथ को हमें मीटर में ले जाना पड़ेगा। फिर बात क्लियर है मेरी, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आगे इसमें एज लेंथ को बता रहा हूं मैं, वेयर या व्हेन एज लेंथ इन पिकोमीटर। यदि एज लेंथ किस में दे रखी है, पिकोमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एज लेंथ आपकी दे रखी है ए, मान के चलो ए पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो पिकोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू, ये बराबर होता है ए इंटू में 10 की पावर -12 मीटर के बराबर, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर के बराबर, ठीक है। अगर इसको मैंने सेंटीमीटर में ले जाना है तो सेंटीमीटर पे मैं कैसे लेके जाऊंगा बेटा बताओ, ये आ जाएगा a मल्टीपल बाई 10 की पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, भाई बताया था मैंने, अगर ये m हमारा ग्राम में है तो एज लेंथ किस में चाहिएगी न्यूमेरिकल में, सेंटीमीटर में। अगर आपका एज लेंथ की वैल्यू अगर पिकोमीटर में दे रखी है, ठीक है, पिकोमीटर मान के चलो ए पिकोमीटर, तो ध्यान रखना पिकोमीटर जो होता है इट विल इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर के बराबर, मींस ए मल्टीपल बाई 10 की पावर -12 मीटर। अगर मैंने सेंटीमीटर में चाहिए ये वैल्यू तो 10 की पावर -12 किस में हो जाएगा, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर। बेटा आगे बात समझ में नहीं आई, तो मैं इस वैल्यू को किस तरह से लिख सकता हूं, फिर देखो मेन फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया है। अब इस फॉर्मूले में थोड़े से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो किससे रिलेटेड है पॉइंट, एज लेंथ है। कि अगर एज लेंथ पिकोमीटर में है तो उसको मैंने मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली, जो कि 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है, और जो 1 पिकोमीटर है सेंटीमीटर में ले जाए तो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखो ये जो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर नाउ रो को हम कैसे लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू जेड इंटू में कैपिटल M अपॉन में एज लेंथ की वैल्यू कैसे दे रखी है बताओ बेटा, एज लेंथ की वैल्यू अगर मैं सेंटीमीटर में लेके जाऊं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू में सेंटीमीटर वाली वैल्यू कितनी है, a इंटू में 10 की पावर -10, ठीक है, का क्यूब। अगर मैंने ये वैल्यू सेंटीमीटर में ले जानी है तो इस a की जगह a इंटू में 10 की पावर -10 लिखनी होगी, ठीक है। इसका यहां लिख दूंगा सेंटीमीटर का क्यूब और मल्टीपल बाई, a का काम खत्म, ये क्या लिख देंगे हम, n नॉट। तो किस में लिखेंगे ये वैल्यू, m की वैल्यू तो होगी ग्राम और ये क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है बेटा, किस में आ जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ये n नॉट है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। अगर ये सेंटीमीटर में लेके ना चलूं, मैं मीटर में ले जाऊं तो कैसे लिख सकते हैं, और रो इक्वल्स टू जेड इंटू में कैपिटल M अपॉन में। अगर मैं ये एज लेंथ को किस में ले जाऊं, मीटर में, ये हो जाएगा a इंटू में 10 की पावर -12 मीटर में ले जाऊं तो ये आ जाएगा यहाँ क्यूब इंटू में, यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, n नॉट, यहाँ क्या लिखूंगा इंटू में n नॉट। अब इसको मैं यूनिट क्या लिखेंगे, m की वैल्यू किस में आएगी, यहाँ भाई यहाँ ये मीटर में है तो इसको किलोग्राम में ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगी किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। आगे बात समझ में नहीं आई, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बेटा बात समझ में आ गई है नहीं आई, तो ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। इन दिस फॉर्मूला the one is the z value is the total effective atoms या total number of atoms which are for simple cubic unit cell z value is 1, for body centered cubic unit cell z value is 2, and the for face centered cubic unit cell the z value is 4। z value खत्म, m is the mass, m क्या बेटा, mass of या atomic mass किसी भी एटम का, हर एक एटम का हमें क्या चाहिएगा, मास। a क्या है, एज लेंथ है,
एज लेंथ आपको हो सकता है पिकोमीटर में हो, तो पिकोमीटर से मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्जन कैसे करेंगे वो हम बता चुके हैं। एन नॉट क्या होगा, अवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। एन नॉट क्या होगा, अवोगाड्रोज नंबर, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहनी है बेटा, कांस्टेंट। तो बस एक बात और ध्यान रखनी है, अगर न्यूमेरिकल में एम की वैल्यू ग्राम में दे रखी है तो आपको ए को किस में ले जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। अगर एम की वैल्यू किलोग्राम में दे रखी है तो एम को ए को किस में ले जाना पड़ेगा, मीटर में ले जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी में भी है वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यही एंड है। अब इस वाले टॉपिक से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट सेल का, एक तो डेंसिटी, डेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। दूसरा जेड वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आपको डेंसिटी गिवन होगी और सारी वैल्यूज गिवन होंगी। एम निकालना होगा, मास ऑफ ईच एटम या एटॉमिक मास, तो आपको इस एम को छोड़कर सारी वैल्यूज गिवन होंगी। तो और एज लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से। बेटा बात समझ में आ गई नहीं, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। और आपको ध्यान रखना है इस वाले फॉर्मूले से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, रेडियस, कैलकुलेट रेडियस ऑफ किसी भी एटम का रेडियस, स्फीयर का रेडियस पता है। अगर रेडियस निकालना है तो 3 रिजल्ट निकाले थे हमने। रेडियस सिंपल में r = a/2, बॉडी सेंटर्ड में r = कितना आएगा बेटा, √3a/4, और फेस सेंटर्ड में r = a/2√2। 3 वैल्यू दिख रही थी हमने, तो उन वैल्यूज को यूज करके हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर हर एक स्फीयर का, ठीक है। तो आगे हम न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही होगा।